जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त हैं और आप सभी अपनी पढ़ाई तैयारी को लेकर बहुत जी जान से जुटे हुए हैं। एग्ज़ाम आप सभी का बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और ज़बरदस्त वाले तरीके से आप सभी ने अब तक अपनी पढ़ाई की, मेहनत की। उसके बाद आपका जो थोड़ा बहुत सिलेबस बचा हुआ है, उसे पूर्ण करके आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे वन शॉट, गागर में सागर, इन सभी तमाम चीज़ों का। बताओ भाई, कैसे हो आप सब लोग? कैसे हैं आप सभी के हाल-चाल? सभी अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, लाजवाब हैं, शानदार हैं। चलो, आप सभी एकदम बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। चलो, देखो कल तक हम लोगों ने अच्छा ये बताओ, पहले सभी रिवीजन करके आए हो? फटाफट से बताइए। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार। रिवीजन करके आए हैं, वेरी गुड भाई। चलो, सभी ने रिवीजन किया है, बहुत अच्छे। रिवीजन किया है तो चलो मुझे ये बताओ कि जो जी है, कैपिटल जी, उसकी वैल्यू कितनी है? जी का मान बताओ, जी की वैल्यू बताइए, कितनी जी की वैल्यू होती है? बताओ। भाई रिमोट दिखाना है इसी का। वेरी गुड, जी का मान आप सभी बता रहे हैं, बहुत अच्छा उत्तर है आप सभी का। और जी की वैल्यू आपने बताई 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये जी की वैल्यू होती है। बहुत अच्छा उत्तर आप सभी का। देखो कल जो हमने सीखा वो क्या था? कल हमने सीखा कि आखिर ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन साहब ने ये बताया कि इस दुनिया की दो वस्तुओं के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, हमेशा एक आकर्षण का बल लगता है, ठीक है। और अट्रैक्शन के इस फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। लोगों ने पूछा कि भाई ये होता कितना है, तो न्यूटन साहब ने बताया कि इसका जो सूत्र है वो है F बराबर कैपिटल जी, दोनों द्रव्यमानों की गुणा। मान लो एक बड़ा एम है, एक छोटा एम है, और इसके नीचे आर का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने देखा कि इसकी जो खोज है वो किसने की? बड़े जी की। तो बड़े जी के एप्लीकेशन इन्वेंशन में न्यूटन साहब का कोई भी रोल नहीं है। बड़े जी की जो खोज है वो कैप हेनरी कैवेंडिश साहब ने की है, ठीक है। यहाँ तक भी हमको सब कुछ क्लियर था। अब मुद्दा कल यहाँ खत्म हुआ था कि यार जब जब बड़ी जी की बात आती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि छोटे जी हमारे दिमाग में ना आए। छोटे जी की बात भी हमारे दिमाग में जरूर आती है। तो एक बार देखते हैं कि छोटा जी आखिर होता क्या है। स्मॉल जी जो है, ये आखिर क्या होता है? चलो, तो स्मॉल जी के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या रहेगा स्मॉल जी। देखो साथी, पहले बताओ यहां तक का क्लियर है सभी को? ओके ओके, सब कुछ क्लियर है भैया, अच्छे से समझ आ गया। चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो छोटा जी क्या होता है, स्मॉल जी क्या होता है। स्मॉल जी है आपका, जैसे मानिए ये है आपका, हमने कहा कि ये पृथ्वी है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसे मान लो ये बॉल है, ये बॉल जो है पृथ्वी की ओर आ रही है, तो मैं क्या देखता हूं कि जब ये बॉल यहाँ है, मैंने प्रैक्टिकली मापा इसकी स्पीड कितनी है। ये बॉल पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर है और मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितनी स्पीड से आ रही है। तो भाई ये आ रही है मान लो आपकी 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इस बॉल को यहाँ पर देखा, यहाँ पर, तो मैंने पाया कि इस बॉल की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। और फिर जब ये बॉल यहाँ तक आई तो मैंने पाया कि इसकी स्पीड जो है वो 25 मीटर पर सेकंड हो गई।
यानी कि ये प्रैक्टिकली है, ऐसा होता है कि जब कोई भी चीज पृथ्वी के नजदीक आएगी तो उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है, वो लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेग लगातार इसका बढ़ रहा है, तो वेग के लगातार बढ़ने से कौन सी टर्म हमारे सामने आती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेग लगातार बढ़ रहा है, तो हमारे सामने एक टर्म आनी चाहिए जिसका नाम हम कहते हैं, वेलोसिटी के बढ़ने से क्या आता है हमेशा? हम कहते हैं कि कोई भी वस्तु त्वरित हो रही है, कोई भी वस्तु एक्सेलरेटेड हो रही है। हमेशा एक्सेलरेशन आता है, वेग के बढ़ने से हमेशा एक्सेलरेशन आता है। लेकिन ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। भाई तुमने तो, जैसे मान लो तुम्हें एक बाइक में एक्सेलरेशन लाना है, एक बाइक में तुम्हें त्वरण लाना है, तो वो कैसे लेकर आओगे? इंजन की मदद से। फ्यूल डालोगे, इंजन में पावर मिलेगी, वही तो वेग को बढ़ाएगी, बाइक के को वही तो वेलोसिटी को बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, इंजन तो यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। तो इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। इस त्वरण को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। आ गई बात समझ में? और इसी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं स्मॉल जी। तो स्मॉल जी वो एक्सेलरेशन है जो पृथ्वी के द्वारा या ग्रहों के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। आज ना बोलने में थोड़ा सा आपको मेरा अटपटा सा लगेगा, मेरे ना पूरे मुंह में अल्सर हो रखे हैं, अल्सर का मतलब छाले हो रखे हैं, तो पूरी टंग पे छाले हैं, तो उनसे जब बोलता हूँ तो वो दांतों में ना लगती है, इसलिए बचा बचा के बोलना पड़ रहा है थोड़ा। एक बार फटाफट से बताओ, यहाँ तक क्लियर है?
अच्छा, गलती से माइक बंद रह गया था, सॉरी। कोई बात नहीं, मेरा एक फ़ोन भी आ गया था इसलिए मैंने माइक बंद किया था, वो उसकी वजह से माइक बंद रह गया था। कोई बात नहीं, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे कोई वस्तु आती है तो उसका वेग बढ़ता है, अर्थात वस्तु त्वरित हो जाती है। इसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसी त्वरण को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक मेरे भाई ने मुझसे ये पूछा कि भैया एक बात बताओ, क्या जैसे बड़े जी का मान हर जगह समान रहता है, क्या ऐसे ही छोटे जी का मान भी हर जगह समान रहेगा? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण छोटा जी, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये आ रहा है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। और ग्रेविटेशन जो है ये बेसिकली डिसाइड होता है, ग्रेविटेशन बेसिकली डिसाइड होता है किसी भी ग्रह के द्रव्यमान से। और आप जानते हैं कि सूर्य इनमें सबसे ज़्यादा भारी है, सारे ग्रहों को अपनी ओर खींचे रखता है क्योंकि उसका गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज़्यादा है, उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है। तो जिस ग्रह का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उस ग्रह पर जी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिस ग्रह का मान जी का कम होगा उसके लिए कम होगी। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। पृथ्वी पर भी जी की वैल्यू, ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी पर जी की वैल्यू समान रहती है। तो मतलब ग्रह बदलने पे तो बदल ही रही है कि पृथ्वी से चंद्रमा पे जाओगे तो बदलेगी, यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी बदल जाएगी, अर्थ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। आप कहोगे जी का मान जो है वो स्थान के साथ बदल जाता है। सवाल आएगा कि जी का मान चंद्रमा पर कितना होता है, तो आप कहोगे भैया जी जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ठीक है, चंद्रमा पर मान पूछा जाएगा तो चंद्रमा पर मान जो है वो जी का मान पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा बुध ग्रह पर पूछा गया, मरकरी का मतलब क्या है? बुध। तो आप याद रखेंगे कि बुध ग्रह पर यह मान पृथ्वी की तुलना में 38% होता है, या आप कहोगे 1/2.63 होता है। ये पृथ्वी की तुलना में G/2.63 होता है, या 38% होता है। बोलो क्लियर है आप सभी को? एक बार थम्स अप करेंगे। ये सारे फैक्ट बताइए पहले कि हाँ जी भैया मुझे यहाँ तक के पॉइंट आपके सारे क्लियर हैं। अभी तो आवाज़ ठीक है ना? एक बार बताओ। हाँ भैया वॉइस क्लियर है। चलो चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, सब क्लियर है, समझ आ गया। चलिए भाई, तो यहाँ पर जो है जी की वैल्यू इस तरीके से चेंज होती है। आगे एक साथी ने मुझसे पूछा कि यार भैया जी की वैल्यू कितने तरीकों से चेंज होती है, मुझे वो सारी चीज़ें बताओ। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर तमाम चीज़ें मैंने लिख रखी हैं कि जी की वैल्यू कितने तरीकों से चेंज होती है। तो ये हैं जी की वैल्यू के चेंज होने के सारे संभावित तरीके। यहाँ देखेंगे हम कि जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी, कि जी के मान में किस तरह से परिवर्तन होते हैं। एक बार हमें इस चीज को देखना है। देखो सबसे पहले परिवर्तन आप देखो ग्रह बदलने पर, वो मैंने हालांकि लिख दिया है पीडीएफ में, सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ग्रह बदलने पर जी के मान में परिवर्तन होते हैं। कैसे ग्रह बदलने पर? अगर आप पृथ्वी पर देखोगे, पृथ्वी पर अगर आप कहते हो कि पृथ्वी पर वैल्यू जी है, हालांकि ये कितनी होती है, 9.8 है, 10 है, क्या है, वो हम अभी डिस्कशन करेंगे। बट अगर मैंने कहा पृथ्वी पर वैल्यू जी है, तो चंद्रमा पर ये G/6 हो जाएगी, और मरकरी पर यानी कि बुध ग्रह पर ये G/2.63 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से वैल्यू ग्रह बदलने के साथ में बदलती है, प्लैनेट के चेंज होने के साथ में चेंज होती है। उसके अलावा कैसे चेंज होती है? उसके अलावा चेंज होती है ये ग्रह पर ही, जैसे पृथ्वी पर ही ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सरफेस पर ही अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे, ये आपकी अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर ही अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये आपको कितनी नजर आएगी? देखो विषुवत रेखा पर
ये वैल्यू, ये लाइन जो होती है, आप समझते होंगे, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ये अर्थ है, और ये लाइन क्या कहती है, आपकी विषुवत रेखा होती है, ये आपकी इक्वेटर होती है। इस लाइन को आप लोग कहते होंगे विषुवत रेखा या इक्वेटर, या भूमध्य रेखा भी आप इसको कहते होंगे, है ना, इसको विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते होंगे। और इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू है, ये आपकी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि अगर आप यहां पहुंच जाओगे पृथ्वी पर सबसे ऊपर, जैसे पृथ्वी तो गोल है ना, और आप उसकी सरफेस पे रहते हैं, ये बात समझ में आती है ना आपको, तो यहाँ हम इक्वेटर पे रह रहे हैं, यहाँ पे जितने भी शहर हैं वो इक्वेटर पे हैं, और यहाँ से जब आप ऊपर चले जाएंगे तो ये पोल है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे पोल है, ये भी पोल है, ये साउथ पोल है, सॉरी नॉर्थ पोल, सही है ना, ये नॉर्थ ही होता है ना, एक बार बताना, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। और ये जो है आपका, ये साउथ पोल है, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। पीडीएफ में लिखा हुआ है, यहाँ राइटिंग के ऊपर मत जाना, है ना। तो दक्षिणी ध्रुव पर जो वैल्यू होती है जी की, वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उत्तरी ध्रुव पर, और यहाँ भी कितनी वैल्यू होती है, 10 ही होती है। तो सवाल आएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी के मान में क्या फर्क पड़ता है। तो आप कहोगे भैया विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का मान बढ़ जाता है और ये अधिकतम हो जाता है। देखो यहाँ 9.8 है, यहाँ 9.82, यहाँ 9.83, यहाँ 9.9, 9.3, 9.4, 9.5, और यहाँ पे आके ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर? फटाफट से एक बार थम्स अप करके बताइए। पोल पर मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पर मिनिमम होती है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आएंगे। अब एक साथी ने मुझसे पूछा कि चलो भैया ये तो हो गए कि पृथ्वी पर घूमने से, हम पृथ्वी की सतह पर ही घूम रहे हैं, अगर हम पृथ्वी को छोड़कर ही चले जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। नंबर 3 हम फर्क देखेंगे कि ये अर्थ है और आप इसको छोड़कर जा रहे हैं, तो छोड़कर या तो आप ऊपर जाएंगे ऐसे, या आप ऊपर जा रहे हो। मान के चलो ये कहानी चिंटू और चिंटी की है। चिंटू और चिंटी दोनों में एक दूसरे से बहुत सारा प्यार। चिंटी जी ने कहा कि चिंटू जी यार कहीं घुमाओ, तो चिंटू जी उन्हें पृथ्वी पर ही घुमाते रहते हैं। तो चिंटी जी ने शिकायत कर दी कि यार चिंटू जी तुम तो हमें धरती पे ही घुमाते रहते हो, कहीं बाहर घुमाओ ना, तुमने तो शादी से पहले बड़े वादे किए थे कि तुझे मैं चांद तारों की सैर कराऊंगा। तो चिंटू जी ने कहा ठीक है चलो कराते हैं तुम्हें चांद तारों की सैर। तो वो उनको ज़मीन से उठा के ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहे हैं तो इन्हें महसूस होता है कि जी की वैल्यू घट रही है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जी की वैल्यू घटेगी, और जब आप इनफाइनाइट हाइट पर पहुंच जाओगे, अनंत पर पहुंच जाओगे, तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपका प्रश्न होगा कि भैया ये कैसे महसूस होगा कि जी की वैल्यू घट रही है। वो महसूस होगा आपको अपने वेट से। देखिए एक बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि जो रिलेशन, जो संबंध जी के साथ है, या जो परिवर्तन जी के साथ है, वही परिवर्तन भार के साथ भी है, वेट के साथ भी है। अगर जी घटेगा तो आपका भार यानी कि वेट जो है वो घटेगा, और जहाँ जी 0 होगा वहाँ आपका भार यानी कि वेट जो है वो कैसा होगा, 0 होगा। तो आपको अपने वेट से महसूस हो जाएगा कि जी घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो चिंटी जी ने पूछा यार चिंटू जी तुम तो बड़े होशियार हो, तुम्हें तो सब पता है कि जी घट रहा है इसलिए वेट घट रहा है, कहाँ से तुमने कैसे सीखा तुमने। तो चिंटू जी ने कहा कि जब तुम मेकअप करती रहती थी हमें नहीं देखती थी, हम धर्मेंद्र सर की क्लास लेते थे। तो चिंटी जी ने कहा हम भी क्लास लिया करेंगे यार, ये तो बड़ी काम की बातें हैं, हमारे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पता चल रही हैं, है ना। चलिए आ गए चिंटू और चिंटी जी अपने घर। उसके बाद अगले दिन फिर चिंटी जी ने कहा कि यार चिंटू जी घुमा दो थोड़ा कहीं। एक सेकेंड, चलो चिंटू जी ने फिर से कहा चिंटी जी ने कि यार चलो घुमा दो। अब बताओ कहीं दुनिया जहान में कोई जगह नहीं बची भाई, पूरी पृथ्वी घुमा दी, चांद तारों में घुमा लाए, कहाँ घुमाए अब। तो चिंटू जी ने क्या किया, नाराजगी में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया जमीन में, अब तो यही जगह बची है। देखो ये है जमीन, ठीक है, तो एक तो होता है इसके सरफेस पे ऐसे घूमना,
तो सरफेस पे तो शहर मिलेंगे, दुनिया के कोई और देश मिलेंगे, महासागर मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, लेकिन अगर आप अंदर जाओगे, इसमें अंदर जाओगे तो अंदर क्या मिलेगा? अंदर तो गर्म लावा मिलेगा। तो अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, चिंटू जी अंदर की तरफ जाए। उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और जैसे जैसे नीचे आए तो चिंटी जी को फिर से वही लगा। मैं भार को शॉर्ट में डब्लू कह दे रहा हूँ, वेट कह दे रहा हूँ, कि उनका ना वेट कम हो रहा है। उन्होंने कहा यार चिंटू जी, क्या तुम्हारे सर ने ये भी पढ़ाया था कि नीचे जाएंगे तो भी वेट घटेगा? चिंटू जी ने कहा तुम्हारा ध्यान कभी पढ़ाई में ना रहो, खूब पढ़ाया उन्होंने, अच्छे थे, कि जब तुम नीचे की तरफ जाओगे तो वेट घटेगा क्योंकि जी की वैल्यू घटती है। और पता हो तुम्हें, अगर हम सेंटर पे आ गए ना तो वेट जीरो हो जाएगा, यानी कि जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो वेट भी जीरो हो जाएगा और जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी अगर आप सेंटर पर आ जाते हैं तो। बोलो आ गई बात समझ में? कि हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि कैसे कैसे जी के मान में चेंज होते हैं। चाहे आप दूसरे ग्रहों पर चले जाओ या पृथ्वी पर ही सतह पर घूमो या पृथ्वी से ऊपर या पृथ्वी से नीचे आ जाओ, इससे ज़्यादा मैक्सिमम सवाल आपके लेवल पे जी से नहीं बनेंगे। बता दो एक बार क्लियर हो गए हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ, ये तमाम चीज़ें मैंने लिख दी हैं, यहाँ तक मैंने लिख दी हैं अच्छे से सारी चीज़ें। एक बार सभी थम्स अप करो, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो क्लियर, वेरी गुड। अब देखो साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, ये तीन तरीके से हो गए जी की वैल्यू में चेंज। अब साइंटिस्ट क्या सोचते हैं कि यार पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, बिल्कुल ठीक बात है। वो सोचते हैं कि क्या हो अगर पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है उससे ज़्यादा, उससे धीमी या तेज घूमे, तो क्या जी की वैल्यू में चेंज होंगे? यानी कि अगर पृथ्वी अपनी नॉर्मल स्पीड से या तो धीमी घूमे या तेज घूमे, निश्चिंत रहना मैंने सब अच्छे से लिख दिया है, यहाँ केवल मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, या तो पृथ्वी स्लो घूमे या तो पृथ्वी फास्ट घूमे, तो क्या चेंज होंगे? तो आपको याद रखना है कि देखो जब पृथ्वी स्लो घूमेगी या फास्ट घूमे तो इक्वेटर पर, सॉरी पोल पर, यानी कि ध्रुवों पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्रुवों पर एट पोल्स आप कहोगे नो चेंज, ध्रुवों पर कोई भी चेंज नहीं होगा, पोल्स पर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर पृथ्वी धीमी घूमे चाहे तेज घूमे, अभी जितनी चाल से घूम रही है उससे ज़्यादा घूमे या स्लो घूमे, पोल्स पर को कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा? इक्वेटर पे चेंज होगा, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर। और आपको ना उल्टा याद रखना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। उल्टा कैसे याद करना है? पृथ्वी धीमी घूमेगी तो इक्वेटर पे वैल्यू बढ़ेगी, धीमी घूमेगी तो जी का मान बढ़ेगा। मैंने लिख रखा है वहाँ, यहाँ केवल मैं बढ़ेगा लिख दे रहा हूँ। जी का मान बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज होगा, और अगर पृथ्वी तेज घूमेगी तो जी का मान घटेगा यानी कि डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जी की वैल्यू के चेंज होने का। और चिंटू जी ने कहा कि यार चिंटू जी एक बात बताओ, अगर इक्वेटर पर जी की वैल्यू घट रही है पृथ्वी के तेज घूमने से, तो मुझे बताओ कि पृथ्वी को कितनी तेज घूमना पड़ेगा कि इक्वेटर पर ये वैल्यू घट 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 के जीरो हो जाए? तो चिंटू जी ने बताया कि जब पृथ्वी 17 गुना तेजी से घूमेगी तो जी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो। कहाँ? इक्वेटर पे। देखो जहाँ जहाँ जी की वैल्यू जीरो हो रही है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अच्छे से याद रखना है।
क्लियर है सभी को? तो ये मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है कि 17 गुना तेजी से अगर पृथ्वी घूमेगी तो विषुवत रेखा पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक बार सभी साथी थम्स अप करें, क्लियर करें। ठीक है, अगर क्लियर कर दें आप तो हम कहेंगे कि हाँ, ग्रेविटेशन का जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ तक इम्पोर्टेंट पार्ट हमने कवर कर लिया है। ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का इम्पोर्टेंट पार्ट हमने क्लियर कर लिया है। और मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है। पहले आप बताइए, यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया? एक मिनट की बात है, वो डिस्कस करनी है, उसी के बेस पर हम आगे डिसीजन लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है। एक चीज और पढ़ लो, इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसका नाम है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। जरूरी है पढ़ना उसको। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। देखो पलायन वेग क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है, पलायन वेग का मतलब है कि मानिए ये है पृथ्वी, ठीक है, और आप देखते होंगे कि हमने पृथ्वी से चंद्रमा पर एक उपग्रह भेजा जिसको हमने कहा, मिशन को बोला चंद्रयान 2। अभी हम गगनयान की भी तैयारी कर रहे हैं। तो चंद्रयान 2 में हमने चंद्रमा पर अपने लैंडर और रोवर को भेजा था, विक्रम ऑर्बिटर के साथ में। अच्छा, अब देखो पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है ऐसे। अब हमें पृथ्वी से एक रॉकेट छोड़ना है, तो हमने कहा कि धरती माता कैसे बात बने, रॉकेट तो भेजना है। तो धरती माता ने बताया, हमारी पृथ्वी ने बताया कि देख भाई, ऐसा नहीं है कि तू कहीं तक भी फेंकेगा तो मैं कहीं तक भी खींच लूंगी। भाई और भी तो ग्रह हैं, जैसे मान लो यहाँ चंद्रमा है, तो अगर कोई चीज मुझसे दूर होकर चंद्रमा के पास चली गई तो चंद्रमा की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी। यानी कि हम सब ग्रहों की जो है ना बाउंड्री बटी हुई है। मेरी बाउंड्री जो है वो मेरे आसपास तक है, मान ले यहाँ तक, कि अगर तू यहाँ तक किसी भी वस्तु को फेंकता है तो मैं उसको अपनी ओर खींच लूंगी, और अगर वो वस्तु यहाँ से पार गई तो उसको फिर चंद्रमा खींच लेगा। मतलब यहाँ से पार गई तो चंद्रमा खींच लेगा। तो ये जो बाउंड्री है इतनी, इसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। और अगर आपने इस जगह से जहां तक पृथ्वी अपनी ताकत लगा सकती है उससे बाहर किसी चीज को फेंक दिया तो वो चीज कभी भी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी। और जिस वेग से आपको इस जगह को पार कराने के लिए, जिस वेग से आपको वस्तु को फेंकना है, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप इतनी तेज फेंकें कि वो वस्तु 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर चल ले तो उसको हम पलायन वेग कहते हैं, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पलायन वेग। ये पृथ्वी के लिए है 11.2, और चंद्रमा के लिए जो है ये है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको चंद्रमा के लिए कितना बोला जाता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। चलो देखो, यहां तक तो हो गई कंटेंट की बात। अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से, कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अभी आपकी गागर में सागर भी शुरू हो जाएंगी, तो साथी जो हैं हमारे वो शायद क्लास को लेना बंद करते हुए चले जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार अब हमें शायद इस समय सुबह के समय या तो समय नहीं मिल पाता है, या हम बाद में इस क्लास को ले लेंगे। उनका ये मानना है, बाद में डबल की स्पीड पे ले लेंगे हम समय को बचाने के लिए। मेरे पास दो एक साथियों के कल मैसेज भी आए थे, उनके पास नंबर लिया होगा उन्होंने कहीं से, कि भैया हम चाहते हैं कि हम सारी क्लासेस को जल्दी जल्दी देख लें, तो आप थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ। देखो टाइम बढ़ाना तो मेरे लिए इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मेरी 9 बजे से भी क्लास होती है और 7 से भी क्लास होती है। तो 7 से 8 आपकी क्लास से पहले भी एक क्लास है, आपकी क्लास के बाद भी एक क्लास है।
रात को भी मेरी ऑलरेडी 2 क्लास चली हुई हैं, दिन भर में मेरी गवर्नमेंट जॉब होती है, तो समय बढ़ा पाना इसलिए संभव नहीं है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ये चाहते हैं कि आप सभी को जो क्लासेस है वो मिल जाएं और आप उन्हें फास्ट देख के अपना ख़त्म कर लें। अच्छी चीज़ है, लेकिन देखो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि बढ़िया होता है, सबसे अच्छा होता है कि हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, क्योंकि अगर ऐसी क्षमताएं होती किसी की भी तो एक दिन में पढ़ लेते हम सारा। इसलिए एक दिन में 2 से ज़्यादा क्लास आप करने की कोशिश मत करना। मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है, समाधान ये है कि इसके आगे की जो क्लासेस हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो आपने पढ़ाने का मेरा अंदाज़, मेरा तरीका देख ही लिया होगा। मुझे इस बात से कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि बैच कौन सा है, जहाँ जो लेवल है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप ही के लेवल के एक और बैच हैं, उसमें मैंने फिजिक्स पढ़ाई हुई है, और मैं क्या करूँगा कि वहाँ की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इस चैप्टर के बाद की सभी चैप्टर की रिकॉर्डेड क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराई देता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, अभी तक की क्लासेस में आपने देख ही लिया होगा, आपको कोई डाउट मेरी क्लास में नहीं दिखे होंगे। ऐसा कोई डाउट नहीं है जो आपको बाद में पूछना पड़े। सारी चीज़ें मेरी क्लास में ही क्लियर हो जाएंगी, क्लास में ही याद हो जाएंगी। तो इसके बाद की मैं आपको ना रिकॉर्डेड क्लास दे देता हूँ। रिकॉर्डेड क्लास से आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आप अपनी सुविधा अनुसार उनको देख सकते हैं। कंप्लीट क्लास है, रिकॉर्ड का मतलब उन बैचेस की क्लासेस हैं, वो किसी ऐसे बैच की जो आप ही के स्तर का है, जिससे बच्चों ने सिलेक्शन लिए हैं। ये कोई खाना पूर्ति नहीं है, जितनी मेहनत मैंने इसमें की है उतनी ही मेहनत मैंने वहाँ पे की हुई है। कोई डाउट आपका बचेगा नहीं। आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको अपने समय अनुसार आप हर दिन 2-2 क्लास लेके उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा क्लास लेने की कोशिश मत करना, फिर वो दिमाग में नहीं जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर आपके वैसे कोई डाउट आएंगे नहीं, अगर आपके कोई डाउट आए भी तो मैं उन सभी डाउट को आप टेलीग्राम ग्रुप में डालना, जो आपका पेड बैच वालों का टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें डालिएगा। मैं वहाँ से उठाकर और जो गागर में सागर हो गई उसमें मैं अच्छे से करा दूंगा। और गागर में सागर के जो क्वेश्चंस होंगे, आप निश्चिंत रहना, उनको बहुत शानदार तरीके से हम लोग सीख रहे होंगे, कर रहे होंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो मैं वो गागर में सागर होगी या अलग से कोई क्लास आपकी एक ले लूँगा एग्जाम से पहले, और उसमें आपके तमाम डाउट्स को क्लियर करा दूंगा। ऐसा मेरा आपसे वादा है। मैं टेलीग्राम ग्रुप की हर दिन मॉनिटरिंग करता रहूँगा। अगर आपकी उसमें कुछ किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक को लेकर समस्याएं हैं, तो जैसे 2-3 टॉपिक इकट्ठे हुए, एक क्लास हम इसी समय पे अपनी लगा लेंगे। ये मेरा आपके लिए एक प्रपोजल है। उससे क्या होगा, आप सभी का एक समय बच जाएगा। देखिए मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तो इस समय पे अब कोई क्लास भी रहेगी नहीं, तो मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत ये है कि आप सभी का समय जो है वो बचता हुआ चला जाएगा। मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ बच्चों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है, तो उनकी सोच ये है, मानसिकता ये है, भैया हम 1 घंटे आपके साथ लाइव ना पढ़ के उसको डबल की स्पीड में बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेते हैं। आप मुझसे पूछें आपकी सलाह क्या है, तो ऐसे समय में मेरी सलाह यही है कि हम उसको रिकॉर्डेड क्लासेस की फॉर्म में दे देंगे। आप शायद कुछ लेवल 2 की बात भी करते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, लेवल 2 के लिए मैं आप सभी के बीच में लाइव रहूँगा। लेवल 2 के लिए कि हम अलग से क्लासेस लगा रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, या तो हम ऐसा कर लेंगे कि लेवल 2 के लिए ये जो हमारे चैप्टर बच गए हैं, अगर आपके डाउट कुछ हुए तो उनको आगे के लिए कर देंगे। बताइए भाई फटाफट से, आपके क्या विचार हैं। चलिए विवेक भाई मेरी बात से सहमत हैं, थैंक यू। बाकी और भी साथियों की राय आ जाने देते हैं। अब आपके वैसे चैप्टर कितने बचे हैं? आपका बचा है प्रेशर, बचा है हीट एंड टेम्परेचर, बचा है इलेक्ट्रिसिटी, बचा है और आपका ऑप्टिक्स बचा है। 4 चैप्टर कुल आपके बचे हुए हैं। तो बाकी उन 4 से 5 चैप्टर बचे होंगे, उनको आप आराम से रिकॉर्डेड क्लास में देख सकते हैं, अगर आपकी सहमति हो तो फटाफट से बताइए सभी। फिर मैं उन क्लासेस को आज ही रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा दूंगा।
ठीक है, चलिए। तो सभी इस बात से एग्री हैं? आप सभी का थैंक यू चीज़ों को समझने के लिए। मतलब बस मैं ये आपके भले के लिए कह रहा हूँ, बस इसमें ऐसा ना हो कि कहीं आपको ऐसा लग जाए कि यार ये आदमी अपना समय बचाने के लिए रिकॉर्डेड क्लास दे रहा है। बच्चों के मन में एक बात आ जाती है कि यार हम लोगों ने तो पेड बैच लिया है, हमें तो लाइव क्लास मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, सही बात है आपकी, लेकिन देखो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर स्थिति कुछ ऐसी आई है और उसका हमें कोई समाधान निकालना है तो सबसे बेस्ट समाधान ये है जो आपके भी पक्ष में रहेगा, हम लोगों के भी पक्ष में रहेगा। मतलब हमें भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हमने जो कंटेंट दिया वो वो एग्ज़ाम के लेवल का ही कंटेंट है, और आपको भी रहेगा कि हाँ, हमने एग्ज़ाम से पहले अच्छे से कंटेंट कवर कर लिया, तो वो ये कंटेंट है। बस उसमें कोई अदरवाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए आपसे, मेरी बात जो मैंने कही है वो आपके लिए 100% सही है, बट कई बार आप लोग अपना दिमाग लगा के ऐसे बोल देते ना कि ये तो अपना समय करने के लिए कर देते हैं, अब एग्ज़ाम डेट आ गई है तो जल्दबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह की भावनाएं फिर नहीं आनी चाहिए उसमें, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। चलिए, तो सभी की इसमें सहमति है। देखो मेंस में आप कह रहे हैं कि आप ना मेंस में लाइव लेना। अभी हम क्या करेंगे, मेंस में इन्हीं क्लासेस को तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम मेंस है तो समझिए आपके उसका प्री से लेवल ज़्यादा आएगा। तो हम प्री में लाइव आएंगे, लेकिन एक हाई लेवल के साथ में, इससे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा रहे होंगे मेंस के अकॉर्डिंग। तो आप बस मुझसे ये प्रॉमिस करोगे कि भैया जी हम आपके द्वारा दिए गए कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, हमारा प्री क्लियर हो जाएगा, और जब आप मेंस में आओगे तो हम एक बेसिक लेवल से, जैसे आप अभी देखते होंगे मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेंस में हम इस माइंडसेट के साथ काम नहीं करेंगे। मैं ये उम्मीद करूँगा कि जितना मैंने आपको प्री के लिए कंटेंट दिया उसने आपने उसको उसको आपने बड़े अच्छे से कर लिया है, तभी आपको मेंस की चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेंस में बिल्कुल हम लाइव लेंगे, ये मेरा आपसे चलिए प्रॉमिस है। ठीक है, चलो भाई साथियों, तो हम लोग अभी गागर में सागर में मिलेंगे। बस आप मुझसे ये प्रॉमिस करो, आप यही मानो ना कि आपकी ना क्लास जो है बंद नहीं हुई है। आप फिजिक्स की क्लास को सुबह 8 से 9 ही लो, आपका एक रूटीन बना रहेगा। इस समय को वेस्ट नहीं करना है। मुझसे प्रॉमिस करो कि भैया जी हम फिजिक्स की क्लास को 8 से 9 ही लेंगे। और देखो भाई दूसरी चीज़ ना, मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल तो रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए, बट उसको ऐसा मत करना कि छोड़ के ही चले जाओ, उसको पढ़ के ही ना जाओ। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार चलो 8 चैप्टर तो कर लिए, 4 चैप्टर ही तो बचे हुए हैं, इनमें से तो एक आधा क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं सोचना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक भी नंबर की बहुत इज्जत करनी है, क्योंकि जितने किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भरे जाते हैं ना या जितनी वैकेंसी होती हैं उतने से कहीं ज़्यादा बच्चा उस वैकेंसी में एक नंबर से रह जाता है। तो आपको हर एक नंबर की कद्र करनी है, हर एक नंबर की वैल्यू करनी है। इसलिए ये मत कर देना चलो लाइव थे तो पढ़ रहे थे, रिकॉर्डेड आ गई तो छोड़ दिया, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि उसको छोड़ के चले जाओ। बस ये प्रॉमिस करोगे कि हाँ जी भैया 8 से 9 के बीच में हम लोग अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे ही करेंगे, सारे चैप्टर्स को हम बड़े अच्छे से करके जाएंगे। चलो फिर मिलेंगे हम लोग अगर मैं सागर सीरीज़ में, या आपके कुछ डाउट हुए तो एक स्पेशल क्लास के साथ। अगर कोई क्लास मुझे लेनी हुई आपके डाउट का सॉल्यूशन के लिए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। इसी समय हमारी क्लास रहेगी, वो 8 से 9 ही। टेलीग्राम ग्रुप में आपको वो मैसेज दिख जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखो, अच्छे से तैयारी को मजबूत बनाओ। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ऐसे समय में कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस या लो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, दोनों ही चीज़ों से बचना है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी भी है, मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। और मार्क्स कम भी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं कि मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ गए। कई बार मॉक टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाते हैं, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो निश्चित तौर पर आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। चलो भाई, बहुत अच्छा ये बैच है। हालांकि अभी हम फाइनल विदा नहीं ले रहे हैं, फाइनल विदा तो आपके सिलेक्शन पे भी हम नहीं लेंगे, जब आपको मेडल पहना रहे होंगे और गिफ्ट कर रहे होंगे टी शर्ट, येलो टी शर्ट। उसके बाद भी हम हमेशा कहते हैं कि जुड़े रहना आपस में। तो फाइनल विदा हम कभी नहीं लेंगे। बाकी अभी 2-4 दिनों का गैप जो आपके साथ रहेगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से फॉलो करना है। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।